सभी लोग लाइव आ जाइए। आज 150 बच्चे हो गए। कल 149 थे कि 48 थे, आज 150 हो गए। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए तो आप लोगों की क्लास शुरू की जाए। सभी लोग लाइव आ गए। हेलो डियर लोग कहाँ है स्टूडेंट। सर जी? जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सभी लोग कहाँ आए हैं? 9 लोग आए बस। हाँ, आपको कैसे दिख रहा है? अच्छा, आप लोगों को भी उसके दिखता है क्या? साइड में कितने लड़के हैं लाइन पे? उसके हाँ, वहाँ पे उसके साइड में दिखता है सर। पूरे स्टूडेंट और तो अपॉन में आप लोगों जितने को भी ज्वाइन होते दिखता हैं है उतना क्या? दिख। हाँ हाँ, हम लोग को भी तो दिखता है। आपको भी दिखता है क्या? अच्छा, यस सर, दिख रहा है। जी मुझे सर। 11 बच्चे हैं। चलिए अच्छा है, आपने बता दिया। मैं पता चला गलती से हम किसी को बुलवा रहे हो तो उल्टा फंस गया। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, आज आप लोगों का चौथा चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। यार बहुत सिलेबस आप लोगों का लंबा है तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जुलाई से ही आप लोगों के एग्जाम शुरू होने की संभावनाएं हैं। और 15 जुलाई से ही कोर्स कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट हो पाएगा? बड़ा समस्या है। ठीक है, तो आप लोगों से विशेष आग्रह है कि थोड़ा जल्दी जल्दी और शॉर्ट तरीके से और थोड़ा सा तीव्र गति से पढ़ना है। ठीक है, तो जो आप लोगों के सिलेबस की चीजें हैं उसी चीजों को कवर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी छोटी मोटी चीजें, बहुत सारी जानकारियां की जो होती हैं उसको आप किताबों वगैरह परचेज कीजिए। डीप नॉलेज लेना है तो उसको स्टडी कीजिए। फिलहाल हम आप लोगों के कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और आप लोगों को वही कंटेंट देंगे जो आपसे पूछे जाने हैं। तो आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून सर। मैं सुदर्शन प्रसाद आप लोगों को IMR का लेक्चर में चौथे चैप्टर से फॉल्ट के बारे में, चाहे AC मशीन हो चाहे DC मशीन हो, उसमें उत्पन्न होने वाले दोषों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जो बहुत ही शानदार टॉपिक शुरू होने वाला है। तो कृपया आप इन्हें विशेषकर ध्यान से पढ़िएगा। इनके कभी भी इलेक्ट्रिकल मशीन या उपकरण को ऑपरेट करने के दौरान उनमें उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी समस्याएं हैं, इनके बारे में आप जानते रहेंगे तो मशीन की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस और उनके फॉल्ट को फाइंड करने में आपको बेहद सुविधा एवं आसान हो जाएगा। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से संबंधित। देखिए, आपके IMR के लेक्चर में ट्रबल शूटिंग ऑफ AC एंड DC मशीन, यानी AC और DC मशीनों में होने वाले दोषों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। लेक्चर नंबर 11। देखिए, मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऊर्जा को रूपांतरित करने का कार्य करती है। ठीक है, जो ऊर्जा को स्थानांतरित या रूपांतरित करने का कार्य करती है, मशीन कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि मशीन को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है या कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर आ जाती है ये वाली लाइन जो है, काइंड्स ऑफ मशीन। काइंड ऑफ मशीन। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों की मशीन कितने प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास होता है इलेक्ट्रिकल मशीन और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल मोटर है और एक हमारे पास है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन जिसको मैकेनिकल एनर्जी दे करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करने का काम करते हैं, वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिकल मशीन। और इलेक्ट्रिकल मोटर का मतलब ये हुआ कि जिसको इलेक्ट्रिक सप्लाई या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने के बाद
उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए, वो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करना, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करने का जो काम करता है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन कि इनके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे मोटर है, चाहे जनरेटर है, इनमें फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार से रोटेटिंग डिवाइस है, ये भी रोटेटिंग डिवाइस है, ये भी रोटेटिंग डिवाइस है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉल्ट ऑफ रोटेटिंग और डायनामिक इलेक्ट्रिकल मशीन। तो आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के फॉल्ट मशीनों में होते हैं। तो पहला होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, ठीक, एक हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। दूसरा नंबर पे आपको मैंने यहाँ पे लिखा है मैकेनिकल फॉल्ट, मैग्नेटिक फॉल्ट, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपका है मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। तो 3 तरीके के यहाँ पे हमने फॉल्ट को क्लासिफाइड किया है। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में कौन कौन से फॉल्ट होने की संभावनाएं होती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में 3 प्रकार के फॉल्ट होने की संभावनाएं हो सकती है। तो पहले नंबर पे आपको आता है ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट यानी कि सर्किट में कहीं ओपन फॉल्ट आ गया तो वो ओपन फॉल्ट कहलाता है। ओपन सर्किट फॉल्ट का मतलब ये होता है कि उसके तार जो वाइंडिंग होती है कोर पे, उस वाइंडिंग में तार का टूट जाना ही ओपन सर्किट फॉल्ट कहलाता है, या ज्वाइंट का खुल जाना ओपन सर्किट कहलाता है। और शॉर्ट सर्किट दूसरा नंबर आता है। तो दूसरे नंबर के जो फॉल्ट होते हैं उनको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है 2 वाइंडिंग का आपस में शॉर्ट हो जाना होता है, ठीक है। जब कोई 2 वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है तो उसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। और तीसरा फॉल्ट होता है अर्थ लीकेज फॉल्ट होता है या अर्थ सर्किट फॉल्ट होता है, ठीक है। यानी कि वह सर्किट यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है अर्थ से उसमें कहीं लीकेज हो रहा हो, यानी कि तार कहीं किसी दूसरे तार से टच हो जाना या किसी धातु भाग से टच हो जाना, तो मशीन के धातु भाग में करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, जो कि धातु भागों में मशीन के करंट को फ्लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह कब होता है, जब उसमें बॉडी से कोई तार खुल करके टच हो गया हो तो अर्थ की तरफ प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। और देखते हैं मैग्नेटिक सर्किट फॉल्ट। मैग्नेटिक सर्किट फॉल्ट क्या होता है, जो हमारे कोर में वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में जो चुंबकीय शक्ति बनने का क्षेत्र होता है उसमें प्रॉपर रूप से चुंबकीय शक्ति का न बनना ही मैग्नेटिक फॉल्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वैद्युत मशीनों में चुंबकीय परिपथ से संबंधित जितने भी सारे दोष होते हैं वो सभी चुंबकीय दोष कहलाते हैं। देखिए चुंबकीय दोष में प्रायः चुंबकीय परिपथ में ही उत्पन्न होते हैं। चुंबकीय परिपथ यानी कि उसमें जो है स्टेटर वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। तो इनके बीच में जो है जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उस फ्लक्स में कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो जाती है, फ्लक्स प्रॉपर नहीं बन पाता है या वीक हो जाता है, या फिर उसके बीच में जो एयर गैप होता है, एयर गैप में थोड़ी बहुत एरर आ जाती है, त्रुटियां आ जाती है, असमानता हो जाती है के बीच में जो एयर गैप होता है, ये स्टेटर जो हमारा रोटर है इनके बीच में एयर गैप जो है, ये वाली लाइन जो मैंने खींची है बीच में, इसमें कहीं दोष आ जाने की वजह से असमान डिस्टेंस होने की वजह से उत्पन्न हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मशीन में आयरन कोर के लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन के नष्ट हो जाने के कारण भी होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक जो दोष होता है कोर और लेमिनेशन के बीच में इंसुलेशन जो होता है वो प्रॉपर न होने की वजह से होता है। जैसे कि हमारे मशीन की एक कोर हो गई, हमारे मशीन की जो कोर है इस तरीके से, इस कोर वहाँ पे पे दिख हम नहीं जो रहा है। वाइंडिंग को आइए यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास मशीन है, मशीन की जो अंदर की कोर है ये, ठीक है। तो इसी कोर पे हम क्या करते हैं, वायर को
वाइंडिंग को लपेटते हैं इसी कोर पे। तो इस कोर पे हम लपेटते हैं, तो इस कोर पर लपेटने से पहले इसके ऊपर इंसुलेटिंग लेयर चढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इस पे वाइंडिंग कर देते हैं, और इस वाइंडिंग पे भी जो तार होता है, तार को भी इंसुलेटेड किया जाता है, ठीक है। तो तार को भी इंसुलेटेड किया गया होता है। इन दोनों के बीच में अगर इंसुलेशन फेल हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो भी मैग्नेटिक सर्किट में दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी मैग्नेटिक फॉल्ट उत्पन्न हो जाता है। और तीसरे फॉल्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा मैकेनिकल फॉल्ट होता है। मैकेनिकल फॉल्ट में क्या होता है कि किसी भी मशीन के फाउंडेशन पर नट बोल्ट का ढीला हो जाना, ठीक है, नट बोल्ट का ढीला हो जाना, और उसके धातु भागों में कहीं जो सेट वगैरह होता है, संरेखन बिंदु होता है, जो अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट कहने का मतलब जो एक सीधी रेखा में शाफ्ट को स्थापित किया जाता है, वो कहीं टेपर हो जाना, तिरछा हो जाना इत्यादि कारण से ये मैकेनिकल दोष कहा जाता है, ठीक है। मैकेनिकल दोष के अंतर्गत जैसे ब्रुश वगैरह है, बियरिंग वगैरह है, ये आपस में घिस जाते हैं, ठीक है। स्प्रिंग कहीं लूज पड़ जाती है, तो प्रॉपर कम्यूटेटर पे ब्रश का संपर्क नहीं हो पाता है। ये सारी चीजें मैकेनिकल फॉल्ट के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो अब आपने मशीन के बारे में जाना, मशीन के कितने प्रारूप हैं इनके बारे में जाना, और फॉल्ट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि रोटेटिंग मशीन में या डायनेमिक इलेक्ट्रिकल मशीन में फॉल्ट कितने टाइप्स के हैं। तो एक हो गया इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, मैग्नेटिक फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और सर्किट फॉल्ट, और मैकेनिकल में किसी भी पार्ट का घिस जाना, नष्ट हो जाना, या फिर शाफ्ट टेढ़ी हो जाना, झुक जाना, ठीक है। शाफ्ट के धुरे की मोटाई जो है धीरे धीरे कम हो जाना, बियरिंग में दोष आ जाना, एवं लुब्रिकेशन सिस्टम कहने का मतलब है स्नेहन की प्रक्रिया, जो मशीनों को प्रॉपर तरीके से अपने एक्सिस पे घूमने के लिए सहायक सिद्ध होता है, उसमें लुब्रिकेंट लगाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर उसके लुब्रिकेटिंग सिस्टम में कचरा हो गया, धूल हो गया, तो उसकी वजह से घिस घिस के उसके ऊपरी सरफेस रफ एंड टफ हो जाते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल फॉल्ट में जैसे कि उसके टर्मिनल प्लेट जो है, टर्मिनल प्लेट जिन पे हम कॉन्टेक्ट या सप्लाई निकालते हैं या सप्लाई देते हैं, वो टर्मिनल प्लेट पर शॉर्ट सर्किट या ज्यादा हीट की वजह से वहां पर क्षति हो जाना, या फिर कह सकते हैं जंग लगने के कारण वहां पर नुकसान पहुंचना, तो ये सब हमारे मैकेनिकल कारण में आते हैं, ठीक है। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब चलते हैं, यस सर। हाँ अब चलते हैं वैद्युत मशीनों के दोष कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, यानी फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसको रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या शॉर्ट रूप में इसको नोट कर लीजिए। आप लोगों ने नोट किया इसको? जी जरा सर। नोट कर लीजिए, तब हम आगे चलते हैं। अच्छा, साथ साथ में नोट भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं ना हमारी बात को? जी सर। सर दोनों काम साथ में। सर हमारे लोग पेपर 21 जुलाई से होंगे क्या? हाँ, अभी अभी तो सूचना मिली है कि पेपर जुलाई तक कराने की संभावना है, जुलाई में। तो कोर्स कंप्लीट करने के लिए कितना लेक्चर और चाहिए? तो देखिए भाई, लेक्चर तो अभी 30 लेक्चर हमें चाहिए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को कम से कम लेक्चरों में और बढ़िया तरीके से सभी पॉइंट्स को कवर किया जा सके, इसलिए थोड़ी सी आप भी तीव्र गति से पढ़िए, है ना। और सर ऑब्जेक्टिव होगा ना? किताबों का अभी अभी इसके बारे में अभी कुछ हमें जानकारी नहीं है। जब जानकारी प्राप्त होगी तो मैं अवश्य आपको दूंगा, ठीक है। टीचमेंट ऐप पे नोटिस में जरूर इंडिकेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास फिलहाल देखिए, इधर उधर की बातें करने से, क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस करने से बेहतर है कि जो चल रहा है उसको चलने दिया जाए। आइए चलते हैं। आइए, ओपन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट में तो हमने 3 फॉल्ट देखे, तो तीनों फॉल्ट में क्या होता है ओपन सर्किट फॉल्ट में, आइए देखते हैं, नोट करते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या क्या है देखिए। करंट कैरिंग कंडक्टर का टूट जाना, करंट
कैरिंग कंडक्टर का टूट जाना, जिसमें धारा बह रही है कंडक्टर में, अगर वो कंडक्टर टूट गया तो ये हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है चालकों के जोड़ का खुल जाना, ज्वाइंट्स, का ओपन हो जाना, यानी जहां पे जोड़ दिया गया है जोड़ों का खुल जाना। तीसरा है मशीन के अंदर कुंडली वाइंडिंग में, मशीन के अंदर वाइंडिंग में जोड़े गए मशीन के अंदर वाइंडिंग को आपस में जोड़े गए वाइंडिंग के आपसी जोड़ों का खुल जाना। ठीक है, क्योंकि मशीन में कई वाइंडिंगों को मिला करके स्टेब्लिश करने के बाद, स्थापित करने के बाद, उन सभी वाइंडिंग्स को एक प्रॉपर वे में कनेक्ट किया जाता है, तो उनके ज्वाइंट्स अगर खुल गए तो वो भी हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आएंगे। और कनेक्टिंग लीड्स के तार का टूट जाना, कनेक्टिंग लीड्स यानी कि संयोजक तारों का टूट जाना भी ओपन सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारे ओपन सर्किट फॉल्ट के कारण है। और चलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में। आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या क्या है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किन किन कारणों से हो सकता है, आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक फेज तारों का आपस में जुड़ जाना, दो या दो से अधिक फेज तारों का आपस में जुड़ जाना। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मशीन के लिखे एक तार का न्यूट्रल तार के साथ जुड़ जाना, किसी एक तार का न्यूट्रल तार से संपर्क हो जाना। तो कोई फेज वायर है, उसका न्यूट्रल वायर से संपर्क हो जाना भी एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट हुआ। और उसके बाद पॉजिटिव तथा नेगेटिव तारों का आपस में जुड़ जाना, पॉजिटिव तथा नेगेटिव तारों का आपस में जुड़ जाना, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं अर्थ फॉल्ट की तरफ। तो ऊपर वाला मैं डिलीट करता हूँ, यह हो गया इरेज। ठीक है, अर्थ सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट। ठीक है, तो देखिए अर्थ फॉल्ट में क्या हुआ, एक फेज तार का अर्थ से जुड़ जाना, एक फेज अर्थ से जुड़ जाना, अर्थ से संपर्क होना। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है मशीन के अंदर किसी धारावाही अंग का, मशीन के अंदर किसी धारावाही का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, है ना, करंट कैरिंग धारावाही चालक का
चालक का भूसंपर्कित अंग से संपर्कित हो जाना। भूसंपर्कित, कोई बॉडी है मशीन की, उसको भूसंपर्कित किया गया है, ठीक है, तो उसके साथ जुड़ जाना। मशीन के हम धातु भागों को अर्थ से ज्वाइंट कर रखे होते हैं, ठीक है, तो उसी धातु भाग से अगर ये तार टच हो जाते हैं तो वो अर्थ फॉल्ट की श्रेणी में आता है। अब देखिए, सिरा संयोजित तार में, यानी कि टर्मिनल कनेक्शन, टर्मिनल कनेक्टिंग वायर में, टर्मिनल कनेक्टिंग वायर में फेज तथा अर्थ तारों का फेज तथा अर्थ वायर का परस्पर संपर्क हो जाना, संपर्कित हो जाना, ये सारे अर्थ फॉल्ट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फॉल्ट में भी नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फॉल्ट नोट इसलिए करा दे रहा हूं क्योंकि ओरली अगर बता देने से याद हो जाए तो फिर क्या बात, भूल जाएगा। मशीनों के चुंबकीय परिपथ में, मशीनों के मैग्नेटिक सर्किट से संबंधित दोष को मैग्नेटिक फॉल्ट कहा जाता है। नोट करिए, जरा इंक भर लें। खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसी में लिखिएगा। मशीन के आयरन कोर के लेमिनेशन के बीच, मशीन के आयरन कोर के लेमिनेशन के बीच, लेमिनेशन के बीच इंसुलेशन का फेल हो जाना, इंसुलेशन का नष्ट होना या फेल होना, ठीक है। तो मार्क आइए, रोटेटिंग मशीन के स्टेटर, रोटेटिंग मशीन, दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला इंक तो बहुत कम हो गया। रोटेटिंग दिख रहा है मशीन सर। के स्टेटर, हाँ आज बारिश हो रही है ना, इंक भी नहीं ला पा रहा हूँ। स्टेटर तथा रोटर के बीच, स्टेटर तथा रोटर, स्टेटर तथा
रोटर के बीच एयर गैप असमान हो जाना, एयर गैप अनइक्वल हो जाना, अनइक्वल हो जाना, ठीक है, अनइक्वल हो जाना, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ नीचे, रोटेटिंग मशीन के स्टेटर तथा रोटर के बीच एयर गैप अनइक्वल हो जाना, ठीक है। नोट डाउन हो गया? हो गया। अच्छा ठीक है, हो गया तो मार्कर में चलिए, इसमें इंक है लेकिन ये चलो, अब आते हैं मैकेनिकल फॉल्ट पे। मैकेनिकल फॉल्ट, ठीक है। मैकेनिकल फॉल्ट में लिखिएगा, चलिए मैं बोलता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लिखिए मैकेनिकल फॉल्ट, हेडिंग डाल दिया। अब उसमें लिखिए वैद्युत मशीनों में यांत्रिक भागों, मैकेनिकल भागों में संबंधित दोष को मैकेनिकल फॉल्ट कहते हैं। वैद्युत मशीनों में मैकेनिकल भागों से संबंधित दोष को मैकेनिकल फॉल्ट कहते हैं। जैसे यांत्रिक भागों में टूट फूट, चटकन, दरार पड़ जाना, कामा खिसक जाना या फिसल जाना, इत्यादि विकृतियों को यांत्रिक दोष कहते हैं। इत्यादि विकृतियों को यांत्रिक दोष कहते हैं। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा नीचे से, रोटेटिंग मशीन की शाफ्ट का मुड़ जाना, रोटेटिंग मशीन की शाफ्ट का मुड़ जाना, इंग्लिश में उसको बेंड कहते हैं। बेंड मतलब झुक जाना या मुड़ जाना। दूसरा नंबर है मशीन का अलाइनमेंट सही न होना, मशीन का अलाइनमेंट सही न होना। तीसरा पॉइंट है रोटेटिंग मशीन के शाफ्ट की मोटाई का कम हो जाना, रोटेटिंग मशीन के
शाफ्ट की मोटाई का कम हो जाना। सर एक बार रिपीट करिए। रोटेटिंग मशीन के शाफ्ट मतलब धुरे की मोटाई का कम हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट, लुब्रिकेटिंग सिस्टम एवं बियरिंग्स में दोष उत्पन्न होना। लुब्रिकेटिंग सिस्टम एवं बियरिंग में दोष उत्पन्न होना। नेक्स्ट, मशीन के नट बोल्ट का खुलकर गिर जाना अथवा ढीला होना। मशीन के नट बोल्ट का खुल जाना अथवा ढीला हो जाना। ब्रूस अरेंजमेंट में दोष होना। ब्रूस व्यवस्था में दोष होना। मशीन के टर्मिनल प्लेटों में दोष उत्पन्न होना। मशीन के टर्मिनल प्लेटों में दोष उत्पन्न होना। अब आइए देखते हैं अगला, फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, फॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। तो देखिए, कोई भी मोटर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हो, कोई भी मोटर हो, तो उसमें कौन कौन से दोष होते हैं तो लिखिएगा। इंडक्शन मोटर में होने वाले दोष। इंडक्शन मोटर में होने वाले दोष निम्न प्रकार है। ठीक है, पहला है स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट। ठीक है, दूसरा है रोटर फॉल्ट और मैकेनिकल फॉल्ट। मैकेनिकल, ठीक है, नोट कीजिएगा। हो गया, नोट हो गया। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं? ओपन सर्किट फॉल्ट वाइंडिंग में, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और तीसरा है अर्थ फॉल्ट, और नेक्स्ट है अर्थ लीकेज फॉल्ट।
नहीं, इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट, इंसुलेशन फेल हो जाएगा तो वहां से लीकेज फॉल्ट होना आरंभ हो जाएगा। ठीक है, करंट वहां से लीक करने लगेगी जब इंसुलेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट। और लास्ट है रॉन्ग कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग, रॉन्ग कनेक्शन ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, सभी वाइंडिंगों के जो आपस में कनेक्शन होते हैं वो अगर गलत हो जाएंगे, ठीक है, सीरीज में अगर जोड़े जा रहे हैं तो कहीं उसका अपोजिट हो गया, ठीक है, तो ये हमारा वाइंडिंग फॉल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब चलते हैं ओपन सर्किट में जो फॉल्ट उत्पन्न होता है, इसमें सुनिएगा। ओपन सर्किट फॉल्ट कुंडलियों में तारों के टूटने के कारण, टर्मिनलों पर कुंडलियों के सिरों के ढीला होने पर संपर्क न होने के कारण, लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, ओपन सर्किट फॉल्ट वाइंडिंग्स में, ओपन सर्किट वाइंडिंग फॉल्ट में तारों के टूटने के कारण, तारों के टूटने के कारण, कामा टर्मिनलों पर वाइंडिंग के, टर्मिनलों पर वाइंडिंग्स के सिरों का ढीला होने पर, ढीला होने पर संपर्क न होने के कारण, संपर्क न होने के कारण या संपर्क आपस में खुल जाने के कारण भी होता है, संपर्क आपस में खुल जाने के कारण भी होता है। तो देखो ओपन सर्किट का टेस्ट हम कैसे करेंगे, परीक्षण कैसे करेंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट अगर हो गया तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। तो देखिए, ओपन सर्किट फॉल्ट अगर किसी मशीन के वाइंडिंग वाले भागों में हो गया है तो वहां पर हम इसको टेस्ट करने के लिए मेगर या टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मेगर या टेस्ट लैंप, जिसको टेस्टिंग लैंप भी हम लोग कहते हैं, टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। आइए, इसमें होता क्या है, यदि मान लिया जाए कि हमारे किसी कुंडली में ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो गया है, मान लिया जाए कि अगर हमारे वाइंडिंग में किसी भी तार में ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो गया है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि मेगर द्वारा जब टेस्टिंग करेंगे तो मेगर इनफाइनाइट पाठ्यांक जब प्रदर्शित करेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे इनफाइनाइट पाठ्यांक प्रदर्शित करेगा, या फिर अगर हम टेस्ट लैंप से यूज करते हैं तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। ठीक है, तो ओपन सर्किट फॉल्ट जब हो जाएगा तो हम जब मेगर के माध्यम से हम उसको टेस्ट करेंगे तो मेगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा, है ना, इनफाइनाइट शो करेगा। ठीक है, और टेस्टिंग लैंप से शो करेंगे तो उसमें एक लैंप लगा होगा, इस तरीके से दो वायर आएंगे। ठीक है, दो वायर रहेंगे और आपके पास एक होल्डर रहेगा, इस होल्डर में आपका एक लैंप रहेगा। ठीक है, तो जब ओपन सर्किट फॉल्ट होगा तो जाहिर सी बात है, तार के जैसे ये कोई तार है, वाइंडिंग है, बीच में टूट गई है,
फिर उसके बाद आगे इस तरीके से है। ठीक है, यहाँ पर हमने बीच में थोड़ा सा ये ब्रेक कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेगर को इन दोनों सिरों पर हम जब संपर्क करेंगे, इस सिरे पे और इस सिरे पे, है ना, किसी भी वाइंडिंग के जो तार होंगे उनके दो सिरे होंगे, दो सिरे निकलेंगे, तो उनके एक सिरे पर मेगर का एक टर्मिनल और मेगर के दूसरे टर्मिनल को दूसरे सिरे पे जब संपर्कित करेंगे तो इनफाइनाइट शो करेगा। यदि हम इस टेस्टिंग लैंप का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक सिरा इधर आएगा और एक सिरा इसके साथ जुड़ जाएगा, और बीच में ओपन होने की वजह से ये हमारा कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, और कंटिन्यूटी न होने की वजह से हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जलेगा नहीं। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि हमारे सर्किट में या वाइंडिंग सर्किट में ओपन सर्किट फॉल्ट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की तरफ। आइए देखते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या है। लिखिएगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में दो कुंडलियों के आपस में मिल जाने के कारण, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट दो कुंडलियों के आपस में मिल जाने के कारण कामा कुंडलनों के यानी वाइंडिंग्स के स्वयं के टर्न्स में संपर्कित हो जाना, यानी कि एक वाइंडिंग मेरे पास ये हमारा मशीन है, इस मशीन के अंदर स्लॉट्स बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, कर क्या रहे हैं, इस स्लॉट्स में हमने वाइंडिंग भरी और इस स्लॉट्स में हमने वाइंडिंग भरी, इस स्लॉट में भी हमने वाइंडिंग भरी। ठीक है, हमने सभी में वाइंडिंग भर दिया। देखिए साफ नहीं दिख रहा है। ठीक है, हमने इस स्लॉट में वाइंडिंग भर दी। ठीक है, और इसमें भी हमने वाइंडिंग को भर दिया और इसमें एक पत्ती लगा देते हैं ताकि ये एक दूसरे से शॉर्ट ना होने पाए। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश ज्यादा मोटर के गर्म होने की वजह से या पत्तियों के खिसक जाने से या ये जल करके गर्म होने की वजह से ये नष्ट होकर के झड़ जाए, खत्म हो जाए, है ना, तो ये वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो जाएंगी। कब? जब इनका इंसुलेशन भी खत्म हो जाएगा। इन कंडक्टरों के आपस में इंसुलेटेड होते हैं, इनके ऊपर से जो इंसुलेशन की लेयर चढ़ी होती है वायर के ऊपर, वो अगर खत्म हो गए तो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि दो वाइंडिंग का आपस में शॉर्ट हो जाना या खुद की वाइंडिंग, एक वाइंडिंग स्वयं की वाइंडिंग से ही शॉर्ट हो जाए, यानी कि एक वाइंडिंग है इस तरीके से की गई है आपस में और एक के ऊपर एक ओवरलैप है। अगर इनका आपस में कहीं संपर्क हो जाए, वो भी कब? जब इसका इंसुलेशन फेल हो जाएगा तब, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाएगा। हम इस तरीके से तार का बड़ा बड़ा छल्ला बनाते हैं, 100 राउंड का, चाहे 300 राउंड का, चाहे 320 राउंड का, जो भी है जैसी मोटर उसके अनुसार इस तरीके से हमने छल्ला बना लिया। छल्ला बनाने के बाद इसको इन स्लॉट्स में, इस प्रकार जो स्लॉट्स हैं इनमें 4 खाने गिनते हैं, 1 2 3 4। एक बार यहाँ से लेके एक राउंड ऐसे भर देते हैं, फिर उसके बाद उसको घुमा करके फिर इसमें भरते हैं, फिर एक बार और घुमा करके 3 राउंड हमने भरा। ठीक है,
अगर मान लीजिए हम इस तरह से भर दिए तो एक वायर के ऊपर दूसरा वायर ओवरलैप होकर के आ गया, जैसे रस्सी में हम लोग गांठ लगाते हैं, इसी तरह से भर दिया हमने। तो कुल मिला जुला के आपस में इसी वाइंडिंग का एक दूसरे से कहीं ना कहीं शॉर्ट हो जाना भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, लिखिएगा इसके आगे। इसका भी जो टेस्टिंग हम करते हैं मेगर द्वारा करते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का भी टेस्टिंग हम किसके माध्यम से करते हैं? मेगर के माध्यम से करते हैं। तो ओपन सर्किट फॉल्ट में हमने देखा कि जब इसको मेगर से टेस्टिंग कर रहे थे तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम मेगर के माध्यम से जब इसका टेस्टिंग करते हैं तो मेगर पाठ्यांक क्या देगा? शून्य देगा। मेगर का पाठ्यांक शून्य आना चाहिए और टेस्ट लैंप जो है सर जी कहाँ बाजा बाजा था? अरे उधर सड़क पे कहीं बाजा बज रहा होगा, क्योंकि मेरे यहाँ से 0.05 मीटर की डिस्टेंस पे ट्रैक्टर एक रुका हुआ है, उसी ट्रैक्टर में बालू उलू कुछ लगा है, वही बजा रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें शॉर्ट सर्किट दोष को मेगर या टेस्ट लैंप द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। मेगर द्वारा अथवा टेस्ट लैंप द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। नोट डाउन हुआ? जी सर। अब अगली लाइन में लिखिएगा, यदि मेगर को दो अलग अलग फेजों से संबंधित वाइंडिंग के मध्य संयोजित करें तो यदि मेगर को दो अलग अलग फेजों से संबंधित वाइंडिंग से कनेक्ट करें तो पाठ्यांक शून्य देना चाहिए। यानी कि हमारे पास दो अलग अलग वाइंडिंग है, जैसे एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, दोनों आपस में शॉर्ट हो गई है। एक इसका हम सिरा पकड़ लेंगे और एक सिरा इसका पकड़ लेंगे और यहाँ पर मेगर हम लगा देंगे। ठीक है, मेगर हम लगा देंगे तो उसका पाठ्यांक क्या बताएगा? शून्य बताएगा। ठीक है, और तो मेगर में शून्य पाठ्यांक देता है, तो मोटर में शॉर्ट सर्किट है, तो मोटर में शॉर्ट सर्किट होने की पुष्टि करता है। तो मेगर में शॉर्ट सर्किट होने की पुष्टि करता है। अब अगली लाइन में लिखिएगा, टेस्ट लैंप द्वारा ज्ञात करने पर यदि लैंप प्रकाशित हो जाता है, ग्लो हो जाता है, तो यह शॉर्ट सर्किट होने की पुष्टि करता है। यह शॉर्ट सर्किट होने की पुष्टि करता है। चलिए अब और थॉट की तरफ चलते हैं। एक लाइन और लिखिएगा, यदि कुंडलनों के स्वयं के टर्न्स में शॉर्ट सर्किट हो, यदि वाइंडिंग्स के स्वयं के टर्न में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो तो इस दोष की जांच एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा भी की जा सकती है। अगर कोई वाइंडिंग है उसके सेल्फ टर्न में ही अगर शॉर्ट सर्किट हो गया हो तो उसको एमीटर तथा वोल्टमीटर द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता
है, कर सकते हैं। लिख लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एमीटर द्वारा टेस्ट करने पर दोषी कुंडली में धारा का मान अधिक प्राप्त होगा। एमीटर द्वारा टेस्ट करने पर दोषी कुंडली में धारा का मान अधिक प्राप्त होगा, जबकि अन्य कुंडलियों में धारा का मान कम होगा। दोषी कुंडलियों में धारा का मान अधिक होगा तथा अन्य कुंडलियों में धारा का मान कम होगा। हो गया? जी सर। अब आगे ले लाइन में लिखिएगा। वोल्ट मीटर द्वारा जांच करने पर दोषी कुंडली में फॉल्ट वाइंडिंग्स में के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। हो गया? अब आगे लिखिएगा। ओम मीटर द्वारा प्रतिरोध मापने पर रेजिस्टेंस मापने पर फॉल्ट वाइंडिंग में प्रतिरोध कम होगा। ओम मीटर द्वारा फॉल्ट वाइंडिंग में मापने पर प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा? कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर शॉर्ट सर्किट कंप्लीट हुआ। अब अर्थ फॉल्ट सर्किट की तरफ चलते हैं। अर्थ फॉल्ट इसकी भी टेस्टिंग मेगर द्वारा या टेस्ट लैंप के द्वारा किया जा सकता है ना। इसमें लिखिएगा अर्थ फॉल्ट में लिखिएगा। बोले? यस सर। लिखिए। वाइंडिंग्स का मोटर के फ्रेम से या बॉडी से संपर्क होने पर यह दोष उत्पन्न होता है। वाइंडिंग्स का मोटर के बॉडी या फ्रेम से संपर्कित हो जाने पर यह दोष उत्पन्न होता है। भूदोष की जांच मेगर द्वारा तथा टेस्ट लैंप के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। भूदोष की गणना या भूदोष की जांच मेगर द्वारा तथा टेस्ट लैंप के द्वारा किया जा सकता है।
ठीक है। जब हम मेगर द्वारा इसकी टेस्टिंग करेंगे अर्थ फॉल्ट की, तो करेंगे क्या कि मेगर का एक सिरा, जैसे यहाँ पे मेगर का एक सिरा क्या काम करेंगे, हम एक तार से जोड़ देंगे। मेगर का एक सिरा वाइंडिंग के एक तार से जोड़ देंगे और दूसरा सिरा मशीन के धातु भाग से जोड़ देंगे। ठीक है, लिखिएगा। मेगर द्वारा अर्थ फॉल्ट की जांच करने पर, मेगर द्वारा अर्थ फॉल्ट की जांच करने पर मेगर द्वारा अर्थ फॉल्ट की जांच करने पर मेगर का एक सिरा, मेगर का एक सिरा वाइंडिंग के एक सिरे से जोड़ दी जाती है। मेगर का एक सिरा वाइंडिंग के एक सिरे से तथा दूसरा सिरा बॉडी से संपर्कित करने पर यदि मेगर शून्य पाठ्यांक देता है, यदि मेगर शून्य पाठ्यांक देता है तो भूदोष है, तो भूदोष है। ठीक है। अब अगली लाइन में लिखिएगा, यदि अर्थ फॉल्ट का टेस्ट लैंप के द्वारा किया जाए तो, यदि अर्थ फॉल्ट का टेस्ट के द्वारा किया जाए तो टेस्ट लैंप का एक सिरा वाइंडिंग के साथ, टेस्ट लैंप का एक सिरा वाइंडिंग के साथ टेस्ट लैंप का एक सिरा वाइंडिंग के साथ तथा टेस्ट लैंप का दूसरा सिरा मोटर के धातु भाग से संपर्कित करने पर, टेस्ट लैंप का दूसरा सिरा धातु भाग से संपर्कित करने पर टेस्ट लैंप ग्लो करने लगे तो इसका अर्थ यह है कि अर्थ फॉल्ट है। इसका अर्थ यह है कि अर्थ फॉल्ट है। चलिए अब इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट, ठीक है। इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट, इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट लिखिएगा। इसमें इस दोष के होने का मुख्य कारण, इस फॉल्ट के उत्पन्न होने का मुख्य कारण, इस फॉल्ट के उत्पन्न होने का मुख्य कारण, उत्पन्न होने का मुख्य कारण वाइंडिंग में नमी, वाइंडिंग्स में नमी दिख रहा है कि नहीं अक्षर? वाइंडिंग्स Yes, में sir. नमी, वाइंडिंग्स में नमी का पहुंचना या बहुत पुरानी वाइंडिंग
या बहुत पुरानी वाइंडिंग, बहुत पुरानी वाइंडिंग के होने होना है। ठीक है, जरा नोट ये देखें कौन बजा रहा है। ठीक है, नोट हो गया, हो गया नोट डाउन। अब आगे लिखिएगा इसी में, इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट की जांच मेगर द्वारा की जाती है। इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट की जांच मेगर द्वारा की जाती है। देखिए मेगर बहुत बड़ा काम का डिवाइस है भाई। देखिए सारे टेस्ट यहीं पर कर दे रहा है। ये टेस्टिंग किसके माध्यम से करते हैं? मेगर के माध्यम से। देखिए यहीं पे सारी चीजें मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना होने पाए कि किस विधि से करते हैं। यहीं पे सारी चीजें हैं। ठीक है, इस विधि में एमीटर और वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं। क्या चीज? क्या कह रहे हैं? घर पर है या कॉलेज में? मैं घर पे हूँ, घर पे हूँ। कॉलेज में होता तो फिर वो वाला हिसाब किताब होता ना, वही चाक वाला और दूसरे प्रकार के नए इन्वेंटेड डस्टर से मिटाने का कार्यक्रम। आइए तो देखिए, इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट की जो टेस्टिंग करते हैं मेगर के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, लिखिएगा, मेगर के द्वारा की जाती है। इस जांच में मेगर का एक सिरा कुंडली से तथा दूसरा सिरा मोटर के फ्रेम के साथ संयोजित कर दी जाती है। इस विधि में टेस्टिंग करने के लिए मेगर को मशीन के धातु भाग से तथा दूसरे सिरे को वाइंडिंग के एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं। यदि मेगर का पाठ्यांक बहुत कम अर्थात शून्य से थोड़ा सा ही अधिक, बहुत कम अर्थात शून्य से थोड़ा सा ही अधिक हो तो मोटर के अंतर्गत इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट है। इंसुलेशन लीकेज फॉल्ट है। ठीक है, नोट हो गया। अब आगे लिखिए, रॉन्ग कनेक्शन वाइंडिंग। तो लिखिए, मोटर की कुंडली का मोटर की कुंडली के संयोजन, मोटर की वाइंडिंग्स का संयोजन, वाइंडिंग्स का कनेक्शन स्टार या डेल्टा में की जाती है। स्टार या डेल्टा में की जाती है। डेल्टा में की जाती है। ठीक है, स्टार या डेल्टा में की जाती है। यदि तीनों फेजों में से एक फेज, यदि तीनों फेजों में से यदि तीनों फेजों में से एक फेज के संयोजन विपरीत होंगे, एक फेज के संयोजन यानी कनेक्शन विपरीत होंगे तो
मोटर अधिक धारा लेगी तथा मोटर अधिक धारा लेगी, अधिक धारा लेगी तथा मशीन की स्पीड कम हो जाएगी, तथा मशीन की गति कम हो जाएगी। ठीक है, मशीन अधिक धारा लेगी एवं उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने ए भी लिखा है, चाहे वी ए लिख लीजिएगा। वोल्ट एमीटर मेथड के द्वारा भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं और फॉल्ट वाले में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। सभी लोगों ने नोट कर लिया? जी यस सर। अब देखिए, तो ये हमारा स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट था। क्या था? स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट था। अब आगे चलते हैं, अब लेक्चर को यहीं पे समाप्त करेंगे। एक पॉइंट और सुनते जाइएगा। दूसरा बिंदु जो था हमारा रोटर वाइंडिंग फॉल्ट था। ठीक है, तो रोटर में वाइंडिंग जो है उसमें भी फॉल्ट उत्पन्न हो सकते हैं। और रोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो इंडक्शन मोटर में 2 प्रकार के रोटर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? इंडक्शन मोटर में रोटर 2 प्रकार के हैं। एक हमारे पास है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज रोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा है फेज वाउंड रोटर। स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा है फेज वाउंड यानी फेज वेस्टिक रोटर। ठीक है, तो इनमें जो हमारे फॉल्ट उत्पन्न होंगे, इनमें भी क्या क्या होंगे? ओपन सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा और स्लिप रिंग फॉल्ट होगा। तो ठीक है, तो इसमें जो ओपन सर्किट फॉल्ट होगा उसको भी मेगर और टेस्ट लैंप के द्वारा मेजर कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होगा उसको भी मेगर और टेस्ट लैंप के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। और एक फॉल्ट इसमें और होता है, वो स्लिप रिंग फॉल्ट होता है। कौन सा फॉल्ट होता है? स्लिप रिंग फॉल्ट। और बाकी इंसुलेशन फॉल्ट होगा, कनेक्शन फॉल्ट होगा, ये सारे फॉल्ट इसी में होंगे। ठीक है, क्योंकि रोटर में भी अगर हम वाइंडिंग कर रहे हैं तो उसमें भी अगर हम एक फेज को गलत कर दें तो होगा ही। तो ये सारे फॉल्ट तो होंगे ही होंगे जो अभी अभी आपने स्टेटर वाइंडिंग में पढ़ा है। उसमें से एक पॉइंट और आपका आ जाता है स्लिप रिंग फॉल्ट। स्लिप रिंग फॉल्ट। ठीक है, तो देखिएगा स्लिप रिंग फॉल्ट क्या होता है। यह दोष ब्रूशों के स्लिप रिंगों के ठीक प्रकार से संपर्क न बनाने के कारण, यह दोष ब्रूशों के स्लिप रिंगों से, यह दोष स्लिप रिंगों के ब्रूशों स्लिप रिंग के ब्रशेस, यह दोष ब्रूशों के, सॉरी गलत लिखा, यह दोष ब्रशेस के स्लिप रिंग से प्रॉपर कनेक्शन न होने के कारण, प्रॉपर कनेक्शन यानी संपर्क न होने के कारण होता है। ठीक है, या ब्रश होल्डर के साथ चिपके रहने के कारण, या ब्रश होल्डर के चिपके होने के कारण, ब्रश होल्डर
के चिपके होने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, और कामा लगा के इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, स्लिप रिंगों पर कार्बन के जम जाने के कारण, स्लिप रिंग्स पर कार्बन के जम जाने के कारण, कार्बन की सतह जम जाने के कारण, ठीक है, जम जाने के कारण भी हो सकता है। लक्षण क्या दिखेंगे? अगर इस प्रकार की समस्या हो जाएगी तो हमको लक्षण क्या क्या दिखाई देंगे? ठीक है, जैसे आप लोगों को रोज गाइडलाइन दी जाती है कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कोरोना हो गया तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसकी जांच कैसे की जा सकती है। उसी प्रकार जब हमारे स्लिप रिंग में कोई दोष आ जाता है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई दे सकते हैं या महसूस किए जा सकते हैं। पहला कारण ये होगा कि स्लिप रिंग गर्म हो जाएगी। स्लिप रिंग क्या होंगी? स्लिप रिंग गर्म हो जाएंगी। दूसरा कारण हो सकता है लोड पर मोटर की गति घट जाएगी, यानी अगर हम जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो लोड पर मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। और तीसरा लक्षण आपको क्या दिखेगा? उपाय, इसके उपाय क्या होंगे? दो ही पॉइंट है, इसके उपाय क्या होंगे सही करने के? तो इसको सही करने का मुख्य उपाय यही है कि ब्रुश तथा स्लिप रिंग के मध्य, ब्रुश तथा स्लिप रिंग के मध्य, स्लिप रिंग के बीच उचित संपर्क बनाकर दूर किया जा सकता है। उचित संपर्क बनाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है, उचित संपर्क बनाकर दूर किया जा सकता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्योंकि मार्कर थोड़ा डल हो गया है, धुंधला हो गया है। यह चैप्टर आपका एक लेक्चर और मिलेगा या 2 लेक्चर और मिलेगा। 1-2 लेक्चरों में यह चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉल्ट इतने ही है और इससे ज्यादा क्या हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी ने नोट कर लिया। तो आज आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है और इस वीडियो को मैं YouTube चैनल पे भी शेयर करता हूँ अपने। आप लोगों को चैनल का नाम क्या है सर? चैनल का लिंक मैं आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं भेज देता हूँ, या फिर चलिए मेरा नंबर लिख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर, और इससे आप अपना नाम होगा ना सर? देंगे। हाँ, सर यूट्यूब पे कोई नाम होगा? के ही नाम से है।
हाँ हाँ, सुदर्शन प्रसाद के ओके नाम से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक नाम से हमने बना रखा है। मैं आपको उसका लिंक, ऐसा है कि कौन ऐसा लड़का है जो सभी लोगों से संपर्कित हुआ जुड़ा हुआ है, किस लड़के का नेटवर्क इतना तगड़ा है जो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। मैं उसी किसी को का लिंक नहीं शेयर सर। कर दे रहा यहाँ हूँ। पर सर किसी का नहीं, ऐसा क्या हो सकता है? किसी सर का मंजीत के सर। पास भेज दीजिएगा। किसका? चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर। मंजीत सर के पास है। अच्छा ठीक है, सर ग्रुप में तो मैं शेयर मंजीत कर सर के देंगे पास सर। भेज दूंगा। वो ग्रुप में आप भेज किससे शेयर, देंगे। फेसबुक पे? ठीक है, मैं आप लोगों को मंजीत सर के थ्रू हम मैसेज करा दे रहे हैं लिंक का। आप उसको एक बार वहां से भी देख सकते हैं। अगर जिन बच्चों का लेक्चर अगर छूट जाता है या कभी कभी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराइए उसको। ठीक है, ओके सर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thanks.